Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. Today we will discuss setting up a new venture. So let's get started. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. The various steps involved in starting up of a business, and in the absence of proper planning, all the business activities of the organization becomes meaningless. जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो सब मीनिंगलेस हो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो हम एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है, स्ट्रैटेजीज बताता है, ताकि हम हमारा बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें और उसे अच्छी तरह प्रॉपरली रन कर सकते हैं विद प्रॉफिटेबल मार्जिन्स. सो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, ये सब इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे. देर आर अराउंड 20 steps, so let's study them. Number 1 step is identifying and generating the idea. सबसे पहला स्टेप ही यही है कि हमें आइडिया जनरेट करना होता है. आइडिया जैसे ही हमें आइडिया मिल जाएगा तो हम हमारा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. अभी आइडिया जनरेट कहाँ से होगा, इसके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन, डाटा कलेक्शन थ्रू अ सर्वे एट्सेट्रा. सेकंड है एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है कि हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करना होता है, मतलब हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं हमारी सराउंडिंग्स में जिनका इन्फ्लुएंस है फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस पे, उन्हें स्टडी करना होता है. ये आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर. फिर है फिजिबिलिटी स्टडी. स्टेप 3 इज़ फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी में ये बताता है हमको कि जो आइडिया हमने सोचा है उसे हम सक्सेसफुली रियलिटी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं, लाइक इन प्रैक्टिकल लाइफ इफ़ इट इज़ पॉसिबल और नॉट. ये हमें फिजिबिलिटी स्टडी में पता लगता है. स्टेप 4 इज़ सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ बिजनेस. बहुत सारे बिजनेस हैं, हमें कौन सा टाइप का बिजनेस रन करना है हमें सिलेक्ट करना पड़ता है. ये सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ बिजनेस में इसमें क्या एनालाइज करना होता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा कि मार्केट क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है और क्या टेक्नोलॉजी लगेगी उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा 5th स्टेप वो है स्केल और साइज़ ऑफ बिजनेस. स्केल एंड मतलब हमें ये देखना होता है कि हमें ये तो पता लग गया हमें किस टाइप का बिज़नेस बनाना है. अब एंटरप्रेन्योर को ये डिसीज़न भी लेना पड़ता है कि किस स्केल पे बनाना है, क्या वो लार्ज स्केल बनाना चाहते हैं या स्मॉल स्केल बनाना चाहता है. अब ये पता कैसे लगेगा कि लार्ज स्केल बनाना है या स्मॉल स्केल बनाना है. इसके लिए क्या होता है, कुछ डिसीज़न कुछ कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि कैपेसिटी टू अरेंज कैपिटल, कि हमें कैपिटल कितनी मिल सकती है. ठीक है. डिमांड और स्कोप क्या है बिजनेस का, उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या वो लॉस झेल सकता है या नहीं झेल सकता, और मैनेजमेंट कैपेसिटी कितनी है, हमारी टीम या हमारी मैनेजमेंट पैनल कितना स्ट्रॉन्ग है. ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही वो बता सकता है कि उसका क्या साइज़ बनेगा, वेदर लार्ज और स्मॉल. ठीक है. फिर आता है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. अब हमने सारा कुछ डिसाइड कर लिया कि हमें किस स्केल का प्रोडक्ट चाहिए, उसका टाइप क्या होगा, सब हमने सिलेक्ट कर लिया. अब हमें मार्केट फिट देखना होता है, हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है. जो प्रोडक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट है, वो एक एंटरप्रेन्योर को अच्छी तरह से सिलेक्ट करना चाहिए प्रोडक्ट को, बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके, जैसे कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो प्रोडक्ट है उसको ऐसा होना चाहिए जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, उसकी एक रेपुटेशन अर्न हो उस प्रोडक्ट की, उससे मार्केट लीडरशिप भी मिले. ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने होते हैं जब भी हम एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दैट इज़ PPR. व्हाट इज़ PPR? ये एक ब्रीफ आउटलाइन होती है प्रोजेक्ट की जो हमें बताती है कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी कितनी है. ये हमें PPR के थ्रू पता लगता है. अब PPR के फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि हमें जो सिलेक्शन बेस्ट आइडिया सिलेक्ट कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, और टाइम और कॉस्ट की भी काफ़ी सेविंग हो जाती है, और रजिस्ट्रेशन कराने में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है. वैसे PPR जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है. इस डिसीज़न तक पहुंचने के लिए
एंटरप्रेन्योर को एक पीपीआर बनानी पड़ती है। ये एक सिंपल डाटा शीट होती है जिसमें लिखा होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है मनी की, मैन पावर की, मटेरियल की, उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, और किस टाइप की टेक्नोलॉजी और मशीन चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, और क्या इकोनॉमिक गेन्स होंगे उस प्रोजेक्ट के लिए। तो इन शॉर्ट पीपीआर एक ब्रीफ आउटलाइन होती है प्रोजेक्ट की, जो हमें क्विकली बता देती है कि उस प्रोजेक्ट की क्या वायबिलिटी है। इससे एंटरप्रेन्योर की बहुत हेल्प होती है इन डिसाइडिंग क्या हमें उस प्रोजेक्ट आइडिया को फर्दर परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये सब हमें पीपीआर के थ्रू पता लग जाता है। स्टेप नंबर 8 इज़ सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस में कि उसे सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है, पार्टनरशिप करनी है। ओनरशिप का यही मतलब है कि सोल जाना है, पार्टनरशिप करनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी है, या क्या बनाना है। इसका डिसीजन भी ये सारे फैक्टर्स को लेके ही करना है कि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, पर्सनल टच क्या है, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ कितनी वो झेल सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है ओनरशिप का। स्टेप नंबर 9 इज़ लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है जो एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है, और बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको एक सूटेबल प्लॉट चाहिए उसकी फैक्ट्री या शेड के लिए। तो उसके लिए भी उसको काफ़ी फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं कि उसके पास रॉ मटेरियल कितना है, पावर, लेबर, बैंकिंग, ये सब फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद ही हम हमारी बिजनेस यूनिट की लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट भी एक फैक्टर हो गया कि सपोज़ हम किसी आउटर एरिया में ले लें जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इतना पॉसिबल ही नहीं है, एक रूरल एरिया में जहाँ सड़कें इतनी बनी नहीं हुई, तो फिर वो एक बैड लोकेशन हो जाएगी हमारी बिजनेस यूनिट के लिए। तो सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद ही हम बिजनेस यूनिट की लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड डिज़ाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे एस्टिमेट करनी चाहिए अमाउंट ऑफ कैपिटल जो उसको चाहिए कि वो परचेज़ कर सके फिक्स्ड असेट्स और वर्किंग कैपिटल। ये सब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करने के बाद उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा और सोर्स क्या होगा फाइनेंस का। लाइक वो लोन लेंगे, इशू ऑफ शेयर्स करेंगे, या डिबेंचर्स के थ्रू करेंगे। ये सब पता लगाते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी या राइट जो प्रोवाइड करती है प्रोवाइडेड ट्रेड कमर्शियल एडवांटेज जो देती है वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी ट्रेड को एक कमर्शियल एडवांटेज दे, जैसे कि क्या हो सकती है, वो फॉर्मूला कोई बना दिया तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। डाटा, कंपाउंड, न्यू प्रोसेसेस, कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो हैं वो कवर करते हैं ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है, और कॉपीराइट। ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो है फिज़िकल फैसिलिटीज़। सी इसमें क्या होता है, डिसीज़न रिगार्डिंग फिज़िकल फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है जो एंटरप्रेन्योर को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। उसमें क्या डिसाइड करते हैं कि क्या टाइप की मशीनरी होगी, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी कैसी होगी, इक्विपमेंट्स कैसे होंगे, या अदर फिज़िकल एसेट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं उसमें। अब ये फिज़िकल फैसिलिटीज़ मेनली डिपेंड करती हैं साइज़ ऑफ द बिज़नेस, स्केल ऑफ द बिज़नेस एंड टाइप ऑफ द बिज़नेस, जो हमने पिछले स्टेप्स में कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप नंबर 13 है वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा बनाया जाता है, और वो डिस्क्राइब करता है सारे रेलेवेंट एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। न्यू वेंचर को स्टार्ट करने के लिए जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको डिटरमाइन करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेट करते हैं ये बहुत सारे फंक्शनल प्लान्स, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो एक टाइप का रिटन डिस्क्रिप्शन है बिजनेस के फ्यूचर का। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द लोन एप्लीकेशन ऑफ द कंसर्न टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन।
Step number 14 is registering SSI units. The scheme of registration of small scale विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री वॉलेंट्री होती है कि आपने रजिस्ट्रेशन करानी है या नहीं करानी. इसमें कोई कंपल्शन नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाती है स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री एंड स्कीम ऑफ रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस इन 1960 में इंट्रोड्यूस की गई थी. द रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. तो जो स्मॉल स्केल यूनिट है उन पे अप्लाई होती है रजिस्ट्रेशन विद द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. मान लो अगर रजिस्टर करा लिया तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एलिजिबल हो जाएगा, एक्साइज एग्जाम्पशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएगा और एग्जाम्पशन अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉज के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 15 स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस. कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं स्टैट्यूटरी, जैसे कि एक हमें न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करनी है तो एंटरप्रेन्योर को कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जो रिलेटेड है सेटिंग अप एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड है. तो उसके लिए कुछ लीगल कंसिडरेशन है जो पता होनी चाहिए, जैसे कि म्यूनिसिपल लाइसेंस, पावर कनेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, NOC फॉर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए होनी चाहिए, ISI सर्टिफिकेशन होना चाहिए, टैक्स रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 16 दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा ये हमने अभी बताया था, जैसे कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, दो वेज होते हैं इसको करने के. लॉन्ग टर्म कैसे है, टू बाय फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब. और शॉर्ट टर्म में है वर्किंग कैपिटल. अब जो फाइनेंस है वो कैसे अरेंज हो सकता है, टर्म लोन से, इशू ऑफ शेयर से, डिबेंचर से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, इन मेथड से फाइनेंस जो है वो अरेंज किया जा सकता है. स्टेप नंबर 17 है प्रोक्योरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. जो मशीनरी है उसको एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्विजिट टाइप ऑफ मशीन जो है वो हेल्प करती है स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में. अब मशीन इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होती है टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस पर्सोनल से, वही स्टाफ कर सकता है. इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कुछ फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ वर्क, काम कितना है, और प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, किस टाइप का प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करना है. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 18 कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स. हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं अपना बिजनेस कैरी करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ रन करने के लिए. तो उसको डिसाइड करना होता है कि उसे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए या अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए. नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे चाहिए. कॉम्पिटेंट मतलब वो कितने सक्षम है उस काम को करने में, और कमिटेड कितने वो उसके लिए समर्पित है अपने काम के लिए. तो नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, वेज एंड मीन्स टू ट्रेन, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी और उनको मोटिवेट कैसे किया जाएगा, ये सब इसके अंदर आता है स्टेप के अंदर. फिर है प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट. इनपुट कैसे प्रोक्योर करेंगे हम. विदाउट इनपुट प्रोक्योरमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है एक बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करना. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ द वेंडर्स फ्रॉम हुम इट ऑब्टेन्स द मटेरियल आर सिग्निफिकेंट फैक्टर, जैसे जो इफ़ेक्ट करते हैं इनपुट प्रोक्योरमेंट को. लाइक मार्केट स्ट्रैटेजी ऑफ वेंडर की क्या मार्केट स्ट्रैटेजी है जिससे हम हमारा मटेरियल ख़रीद रहे हैं, तो वो स्टेप आ जाता है 19 प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट में. स्टेप नंबर 20 इज़ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन. जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसके कमेंसमेंट का आता है. ये टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम बिफोर दे बिकम फुल्ली ऑपरेशनल is very much essential. Entrepreneur can commence his production activities at large scale only after success of testing. तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हमें टेस्टिंग करनी होती है. टेस्टिंग करने के बाद ही जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपना बिजनेस लार्ज स्केल पे कर सकते हैं. इफेक्टिव, एफिशिएंट और अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन जो है उसके लिए एंटरप्रेन्योर को एक प्लान बनाना चाहिए एडवांस में ही कि वो डीलर या सप्लायर से ऑर्डर ले लें. So guys, that's all for today. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.